हर एक प्रोजेक्ट में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें एग्जिट चाहिए होता है, जिन्हें प्रोजेक्ट छोड़ना होता है, चाहे वो लोधा के हो, कल्पतरू के हो, ओबेरॉय के हो, कोई भी बिल्डर के हो। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस डीलिंग है जहां पर आपको अपनी जीवन की पूंजी लगानी पड़ती है, अपनी पूरी फैमिली के पैसे लगाने पड़ते हैं और लोगों के हालात बदलते रहते हैं। आज नौकरी है, ईएमआई भरा जा रहा है, कल नौकरी चली गई, 6 महीने के लिए नौकरी नहीं मिली तो इंसान मजबूर हो जाता है, वो ईएमआई भर नहीं सकता। तो ऐसे समय में भी संभव है कि कोई कहे कि मुझे इस डील में से निकलना है। बहुत रीजनेबल सी बात है किसी बिजनेस डीलिंग को छोड़ना हो तो। बिजनेस डीलिंग को छोड़ना एक एग्जिट रूट होना चाहिए, रीजनेबल बात है, क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि आगे चल के क्या होने वाला है। कभी कभी फैमिली में बीमारी आ जाती है, तो लोगों को इस टाइप के बिजनेस डील्स छोड़ने पड़ते हैं। ये हकीकत है, बिल्डर्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ये कॉमन सेंस है। लेकिन बिल्डर्स कुछ इस तरह के रूल्स बना देते हैं कि आप इस बिजनेस डील में से निकल नहीं सकते हो। बिल्डर की तरफ से ऐसा नहीं है। बिल्डर कल उठ के कह सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा और वो पैसे पूरे भी नहीं लौटाएगा। वो कहेगा नुकसान हो गया, वो कहेगा मैंने गवर्नमेंट वालों को भर दिया, परमिशंस के लिए भर दिए, अंडर द टेबल दे दिया, जमीन पे खर्च हो गया, सीमेंट में खर्च हो गया, वो आपके पूरे पैसे लौटाएगा। आधे भी शायद न लौटाए, कुछ भी न लौटाए। यहाँ पर बिजनेस डीलिंग्स में एक बराबरी नहीं है। अब बराबरी न होना गलत है। किसी भी बिजनेस डीलिंग में दोनों पार्टीज के बीच एक इक्वालिटी होना चाहिए, एक समन्वय जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। इंग्लिश में अगर कहूं तो बोथ पार्टीज इन एन अग्रीमेंट हैव टू बी इक्वल। लेकिन ये नहीं है। अग्रीमेंट को ड्राफ्ट कौन करता है? बिल्डर के वकील। क्या आप उस अग्रीमेंट में एक शब्द बदल सकते हो, एक लाइन बदल सकते हो? अगर आप अपने वकील के थ्रू प्रूफ कर दो कि ये जो लाइन है, शब्द है, पैराग्राफ है, जो भी है वो गलत है, आपके इंटरेस्ट में नहीं है, आपके हित में नहीं है और इसलिए बदलना चाहिए, क्या बिल्डर आपको बदलने देगा? और जवाब है बिल्कुल नहीं। और एक बात, आप लाखों करोड़ों की फ्लैट के लिए नेगोशिएट करने जाते हो, प्राइस फिक्स करते हो, आप किसके साथ नेगोशिएट करते हो? सेल्स ऑफिस के साथ, सेल्स स्टाफ के साथ। कभी भी बिल्डर मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्डर का बेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका नंबर 2 या नंबर 3 मिलेगा? शायद वो भी नहीं मिलेगी। तो आप किसके साथ डील कर रहे हो? किसी बड़े बिल्डर के फ्लैट्स अगर खरीद रहे हो तो आप बहुत बहुत यानी लो स्टाफ से डील कर रहे हो। आप ऐसे स्टाफ से डील कर रहे हो जिनके पास अथॉरिटी नहीं है प्राइस कम करने की, रेट्स कम करने की। जबकि आप खुद अपने घर का ये डील करें, यानी आप एक पार्टी हो और आप सामने बैठे हो और बिल्डर भी एक पार्टी है लेकिन वो सामने नहीं बैठा है, वो आपके साथ डीलिंग नहीं कर रहा है, वो नेगोशिएट नहीं कर रहा है। और एक बात कहता हूं, आप पेमेंट करते हो, शेड्यूल कौन तय करता है? बिल्डर के तरफ से तय किया हुआ शेड्यूल आ जाता है कि ये पेमेंट शेड्यूल है, इसमें बदलाव नहीं आएगा। और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगे, आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। गलती से भी चेक बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में बैलेंस आपने चेक नहीं किया था और आपने चेक दे दिया, तो गलती से चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस के वो पेमेंट्स लगा देंगे, 10-10, 20-20 हज़ार के पेनल्टीज लगा देंगे। आज चेक देना था, आज पेमेंट रियलाइजेशन होना था और कल रियलाइजेशन हुआ, वो पेनल्टीज लगा देंगे। बिल्डिंग यानी फ्लैट के डिलीवरी का डेट कौन तय करता है?
वो भी बिल्डर ही तय कर रहा है। अगर उसमें देरी हो गई, पहली बात है कि बिल्डर कभी कभी ये अग्रीमेंट में या एप्लीकेशन फॉर्म में डिलीवरी डेट लिखता ही नहीं है। डिलीवरी डेट लिखा हुआ आता नहीं है। फिर भी चलो समझ लेते हैं कि डिलीवरी डेट लिखा हुआ है और वो डिलीवरी डेट से चूक गया, तो वो कहेगा नहीं, ऐसे नहीं है, मैंने रेरा को एक अगला डेट दे दिया है। 2018 में डिलीवरी देना था, अब मैंने 2021 का डेट दे दिया है रेरा को। तो इस तरह से वो आपसे बंधा हुआ है नहीं, ये तो एकदम साफ साबित कर रहा है, कह रहा है कि मैं वचनबद्ध नहीं हूं, डिलीवरी डेट पे नहीं देता है। उसके लिए पेनल्टी करवाने के लिए आपको रेरा में जाना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा। यानी आप अगर बिल्डर को पनिश करना चाहते हो तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा या रेरा में जाना पड़ेगा। जबकि बिल्डर के साइड पे आप एक पेमेंट पे चूक गए, उसके जो स्टाफ हैं वो खुद फाइन लिखकर, पेनल्टी लिखकर, यानी कि पेनल इंटरेस्ट और 10-20 हज़ार बाउंस चेक के जो भी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह लिखकर आपको भेज देंगे। आप बहस नहीं कर सकते हो, बहस करोगे पेनल्टीज चढ़ते जाएंगे। आप ये कहोगे इसे बाकी रखिए, बाकी आगे के पेमेंट्स देता हूं, वो कहेंगे नहीं, हम उसे इस पेमेंट पे एडजस्ट करेंगे और अगले पेमेंट में से भी हम काटेंगे। यानी आप एक पेमेंट को होल्ड नहीं कर सकते हो, आपकी इतनी भी ताकत नहीं है। तो ये क्या है? बिल्डर है या बिल्डर सरकार है? आप जब एप्लीकेशन फॉर्म साइन करते हो ना, वो खुद एक तरह से आप कबूल कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम गवर्नमेंट की तरह हो, मैं तुम्हें अप्लाई कर रहा हूं, तुम एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हो, उसके कोई कारण नहीं बताने की जरूरत है। इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखे हुए हैं, उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो शर्त लिखी हुई है, वो सारे शर्त आप मंजूर करते हो। ये सब आप पढ़ते नहीं हो, ये सब आप सोचते नहीं हो, लेकिन आप ये कहते हो मुझे आपका फ्लैट चाहिए और मुझे आपके सारे शर्त मंजूर हैं। तो ये क्या है? गुलामी है। वो गवर्नमेंट की तरह हो गया, आप आम जनता की तरह हो गए। तो ये पहली बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म से आप उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो। आप ये सोचिए कि बिल्डिंग इंडस्ट्री के सिवा ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो आपके ऊपर इस टाइप के कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस थोपते हैं कि हम आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। सोच लीजिए, आप कार खरीदना चाहते हो, लग्जरी कार खरीदना चाहते हो, मर्सिडीज खरीदना चाहते हो या टोयोटा खरीदना चाहते हो। टोयोटा समझ लीजिए आपको खरीदने की क्षमता है और आप ले रहे हो एक टोयोटा गाड़ी, और समझ लीजिए कि वो 75 लाख की गाड़ी है। तो 75 लाख के फ्लैट्स भी मिलते हैं यहाँ पर नवी मुंबई में वगैरह, भले छोटे हों। तो आप अगर 75 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो क्या आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा? क्या उसमें ऐसे लिखा होगा कि मर्सिडीज बेंज आपको रिजेक्ट कर सकता है, वो आपको यानी किसी कारण बताएगा, कोई कारण नहीं बताएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करेगा, और आपने जो टोकन अमाउंट पे किया है एप्लीकेशन के साथ में वो आपको 3 महीने के बाद रिटर्न करेगा वगैरह वगैरह? क्या मर्सिडीज या कोई भी कार मैन्युफैक्चरर आपके ऊपर इस तरह के कंडीशंस थोपता है? और उसका जवाब है नहीं। ऐसा एक भी प्रोडक्ट मुझे बताइए जहां पर मैन्युफैक्चरर आपके ऊपर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डालता है। क्या बिल्डर मैन्युफैक्चरर नहीं है? क्या वो मैन्युफैक्चरर से बढ़कर है? वो अथॉरिटी होने की का एक ढोंग करते हैं। वो एक ढोंग करते हैं कि मैं सरकार हूं, मैं सरकार की तरह हूं, आप मुझे एप्लीकेशन करोगे। और अगर आप सेल्स स्टाफ वगैरह से डील करते हो, कोई बुरी बात नहीं है, मर्सिडीज बेंज का चेयरमैन नहीं आता आपके सामने आप उनकी गाड़ी बेचने के लिए,
लेकिन आप सेल्स स्टाफ से डील करते हो ना, तो भी वो मर्सिडीज बेंज के चेयरमैन के साथ डील करने जैसा ही है, क्योंकि उनके स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं और वो स्टैंडर्डाइजेशन से चूकते नहीं हैं। एक मॉडल अगर है तो वो मॉडल है, उसका जितना ब्रेक हॉर्स पावर है, उसका जितना रोड क्लियरेंस है, उसका जितना पैसेंजर सीट स्पेस है, जो भी फीचर्स वो लिख के बोलते हैं वो सारे होते हैं। अगर कार मैन्युफैक्चरर एक कार मॉडल बेचता है ना, तो वो कार मॉडल बनाने के उसने आरटीओ पास करके वो ऐसा नहीं रखेगा कि इसके परमिशंस नहीं है, उसके परमिशंस नहीं है, मैंने आरटीओ से पासिंग नहीं करवाया ये गाड़ी के मॉडल को। हर चीज पासिंग करके फिर वो मार्केट में डालता है, जबकि बिल्डर पहले मार्केट में डाल देता है, अपनी एग्रीमेंट में लिख देता है कि मैं जानता हूं कि इसके परमिशंस नहीं है, आने के बाकी हैं, जब आएंगे तो हो सकता है कि बिल्डर को थोड़ा मॉडल बदलना पड़े, डिजाइन बदलना पड़े। यानी बिल्डिंग इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा ये माहौल तैयार किया है कि खरीदने वाला बिल्कुल मजबूर है। ये सारे जो बिल्डर्स हैं वो बिल्डिंग इंडस्ट्री के एक हिस्सेदार हैं और वो सारे इसी तरह से पब्लिक के साथ डील करते हैं। यानी कि आपके साइड से जो देना है वो आप पहले से दोगे और उनके साइड से जो देना है वो बाद में देंगे या शायद नहीं भी देंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। इंग्लिश में कहूं, योर एंड ऑफ द डील इज फ्रंट एंडेड, देयर एंड ऑफ द डील इज बैक एंडेड। पैसे आप पहले दोगे, आप पहले चलोगे सामने से। ओके, तो ये क्या हो गया, एक भारत सरकार को चुनने जैसा काम हो गया कि इलेक्शंस पहले होंगे, इलेक्शन के टाइम में जो प्रॉमिसेस दिए जाते हैं, कोई भी पार्टी प्रॉमिस आपको देता है अच्छे दिन आएंगे या जो भी है, वो प्रॉमिस अगर फुलफिल नहीं हो पाया तो आप 5 साल के लिए कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह से आप पहले बिल्डर को पैसे देते हो, उसके बाद क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। आप वो तो बन के बैठ गया, वो तो आपके पैसे को दबा के बैठ गया। ये बिल्कुल सरकार की तरह हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको पनिश कर सकता है। आप एक डेट से चूक गए, एक आपका चेक बाउंस हो गया, एक पेमेंट थोड़ी सी लेट हो गई, किसी भी कारण से घर में मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आपका लोन कैंसिल हो गया, कुछ भी हो सकता है यार, आपकी नौकरी चली गई, कुछ भी हो सकता है। बिल्डर आपकी नहीं सुनेगा, वो सीधा आपको पेनल्टी मारेगा। बिल्डर खुद तो वो मैदान में आएगा ही नहीं, उसके सेल्स स्टाफ आपको पेनल्टी पे पेनल्टी मारने लग जाएंगे, सेल्स या सीआरएम या जो भी है, आपके ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी मारना शुरू कर देंगे। तो ये उसके पास एक पावर टू पनिश है, आपको सजा देने की पावर है उसके पास, और आपके पास बिल्डर को सजा देने की कोई पावर नहीं है। अगर लेट भी हो गया, आप पेमेंट रोक भी नहीं सकते, आप रोकोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। भले बिल्डर का प्रोजेक्ट लेट हुआ हो, लेकिन वो अगर डिमांड लेटर भेजेगा तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो उसका जो सेल्स स्टाफ है वो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएगा। बिल्डर के पास नॉन डिलीवरी के लिए, डिजाइन चेंज करने के लिए, कारपेट एरिया कम करने के लिए एक नहीं हजारों एक्सक्यूजेस हैं, हजारों कारण बहाने हैं। वो कितने बहाने बना सकते हैं। सीमेंट शॉर्टेज बोलेंगे, रेती शॉर्टेज बोलेंगे, मनी शॉर्टेज बोलेंगे, लिक्विडिटी शॉर्टेज बोलेंगे, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस पेंडिंग था, उसके कारण से, वो अपना भी केस नहीं था, किसी और बिल्डर का केस था, उसके कारण से हम लेट हो गए बोलेंगे। यानी हजारों लाखों बहाने निकाल सकते हैं, उनके पास बहानों की कमी नहीं है। आप उन्हें पनिश नहीं कर सकते हो, तो वो आपको पनिश करने की पावर रखते हैं, आप उनको पनिश करने की पावर नहीं रखते हो। तो ये क्या है, इसे कहते हैं गुलामी। इस चीज को कहते हैं गुलामी। कोई भी बिल्डर आपको इस तरह का अनइक्वल रिलेशनशिप में अगर उतारता है, भले उसकी रेपुटेशन जितनी भी अच्छी हो, भले वो कितना भी साफ और दूध का धुला लगे, लेकिन अगर कोई बिल्डर आपको इस तरह की अनइक्वल रिलेशनशिप के अंदर उतारता है तो वो अच्छा नहीं हो सकता।
वो आपके सर के ऊपर आपका मालिक बनकर बैठता है और आपको गुलाम बनाकर बैठता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको किसी बिल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर सेकेंडरी मार्केट से खरीदिए। सेकेंडरी मार्केट मतलब एक फ्लैट हो ओनर जो खुद ऑलरेडी फ्लैट लेके बैठा है, जो शायद उस घर में रह रहा है, उससे खरीदिए। या फिर एक इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट करके फ्लैट को होल्ड करके रखा है और उसमें रह भी नहीं रहा है, यानी कि नया फ्लैट है, लेकिन सोचा था कि 2-4 साल में अप्रिसिएशन हो जाएगा, तो आप उससे खरीदिए। मैं यकीनन आपको कह सकता हूं, दावे से कह रहा हूं कि सेकेंडरी मार्केट में आपको जो रेट्स मिलेंगे ना, बिल्डर के रेट से बेटर मिलेंगे। आप इन लोगों से नेगोशिएट कर सकते हो, आपका इक्वल नेगोशिएटिंग पावर है। आप कसकर भाव डिसाइड कर सकते हो, रेट डिसाइड कर सकते हो फ्लैट का। कस के आप ये करिए, टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हो। जितना टर्म्स एंड कंडीशंस सामने वाला आपके ऊपर रख सकता है, आप उतने ही या उससे भी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस उनके ऊपर रख सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस सच एज इस कंडीशन में डिलीवरी दोगे, घर को फ्रेश रिपेंट करके दोगे। आप जो कंडीशंस रखना चाहो रखो, नेगोशिएट करो, आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी तरह ही एक आम आदमी है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। तो आपको प्राइमरी मार्केट यानी कि बिल्डर्स और उनके लॉन्चेस और उनके बुकिंग्स और उनके प्री लॉन्चेस और इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी बिल्डर क्यों ना हो। कि ये जो सिस्टम बनाया है बिल्डर्स ने, सभी लोगों ने एक तरह से कार्टेल बनाया है। कार्टेल मतलब एक मोनोपोली बनाते हैं। मोनोपोली में सब लोग जुड़ जाते हैं और सब लोग जुड़ के अपने रेट्स रेज कर रहे हैं, उसे कहते हैं कार्टेल, प्राइस मोनोपोली। तो ये सारे बिल्डरों ने मिली भगत करके, और वो मिली भगत के अंदर गवर्नमेंट को भी शामिल करके और रेरा के कुछ जजेस को भी शामिल करके, उन लोगों ने एक बड़ा सा कार्टेल बनाया है, एक षड्यंत्र रचा है, एक चक्रव्यूह रचा है, जिसमें से आप निकल नहीं सकते हो। लेकिन इसमें से निकलने का आपके पास एक रास्ता है, और वो रास्ता है आप सेकंड सेल में जाइए। आप चाहे आपको नया घर चाहिए तो आप 5 साल पुराने बिल्डिंग में घर बुक कर लीजिए या खरीद लीजिए। बुक नहीं, मैं कह रहा हूं कि खरीद लीजिए फ्रॉम इन्वेस्टर या एक्चुअल फ्लैट ओनर। ये मेरा संदेश है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।